नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो मैं आपको फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जैसे कॉल्स वगैरह आते हैं, सर आप इसमें कोर्स पूरा करवाओगे क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, कंप्लीट कोर्स होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप नियमित बने रहें, क्रमबद्ध रूप से क्लासेस देखते रहें। आज अपनी क्लास संख्या जो है वो 18 है, आप जानते हैं, और आज रीति काल की जो है वो शुरुआत है, स्टार्टिंग है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट हो चुका है। एक गुड न्यूज ये भी है कि अब 2 काल हो गए, तो अब अगले वीक से जो अगला वीक क्या मतलब, हाँ, आज मंडे है और नेक्स्ट मंडे से साहित्य की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आप क्लासेस तो देख ही रहे हो और साहित्य के ऑब्जेक्टिव भी आपको हल करवाए जाए। और सुबह आपको टेलीग्राम चैनल, जो एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर टॉपिक दे देंगे, भाई आप आदिकाल को तैयार करके रखें। शाम को टेस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट सीरीज में मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि यूं मान लीजिए आप लोग कि जो भी मान लो 30 या 40 जो भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों पर बढ़िया तरीके से व्याख्या करेंगे। इस बार 100 प्रश्न नहीं लेंगे, बल्कि 40 प्रश्न लेंगे, ताकि व्याख्या अच्छे से हो सके और वो प्रश्न पे एक प्रश्न में कम से कम 2-4 मिनट दे सकें। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जब हम लास्ट में पेपर नजदीक आएगा तब करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग आदिकाल भक्तिकाल की अगर क्लासेस आपने अब तक कंप्लीट नहीं देखी है तो उन्हें पिछली क्लासेस को कंप्लीट करें, ताकि टेस्ट सीरीज में आपको फायदा मिले, ठीक है? ओके। हाँ, दूसरा एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हिंदी पॉइंट पर टेस्ट सीरीज को लेकर बात चल रही है, सर टेस्ट सीरीज कौन सी लें? टेस्ट सीरीज देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपनी सेकंड ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज है और स्कूल व्याख्याता को लेकर एक टेस्ट सीरीज है, और एक नेट सेट को लेकर एक टेस्ट सीरीज है। 3 टेस्ट सीरीज अलग है। एक टेस्ट सीरीज और है जो आपको इस नाम से मिलेगी, हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि इन तीनों का सार है इसमें। समझ गए आप बात? यानी उसमें सेकंड ग्रेड भी क्लियर हो जाएगी, स्कूल व्याख्याता भी। और 20 जून, आज आपने वो जो कल जो सेट का एग्जाम देखा था, मतलब जो सेट की टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन अपलोड कर रखे थे हमने, लगभग पहले स्टूडेंट बता रहे थे 27 के आसपास, मैं बता रहा हूं 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी वे में थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो चेक करने का मौका नहीं मिला। बाद में जब हमने और देखे तो हमें 8-10 क्वेश्चन और मिले, जैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के थे, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर थे, संस्कृत के ग्रंथों को लेकर जो प्रश्न थे, वो एज इट इज, मतलब अब मैं यूं कहूं कि मेरे नोट्स में से आ गए तो ये अतिशयोक्ति होगी, बल्कि वो क्वेश्चन सब जगह से आ गए। लेकिन नेट के जो पेपर्स होते हैं वो थोड़ा सा स्तर उनका कठिन होता है, तो जो नेट सेट को लेकर टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, तो ये कवर होगा। साथ में इसमें ये भी होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक टेस्ट सीरीज और कोर्स जो है वो अलग से लॉन्च करेंगे हम। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं बात बता रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है वो अलग से लॉन्च करेंगे। तो वो टेस्ट सीरीज भी आप मान लीजिए कम से कम 1100 की होगी ही होगी, ये मान के चलें, क्योंकि उसमें पेपर और सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। वो सारी चीज भी आपको यहां मिलती है, तो फिर आप क्यों अलग से लेते हो? फिर आप मैसेज करते हो, सर गलती से हमने अलग ले लिया, मुझे दोनों की चाहिए थी, मुझे तीनों की चाहिए थी। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली लीजिए, ताकि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, सारों के टेस्ट जो है आपको मिल जाएंगे। मेरा कहना मानिए, मैं चाहता हूं कि आपका बार बार पैसे लगा के नुकसान नहीं हो। आप लोगों को पता चलता है नहीं, 50 करते करते आप कहां पहुंच जाते हो। तो ये चीज थोड़ा सोचिए। और दूसरा, क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं 120 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, उसको नजरअंदाज ना करें, ठीक है? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं रीतिकाल। सबसे पहले देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा बताई है 1700 विक्रम संवत से 1900। तो पहला ही प्रश्न यहां बन जाता है कि रीतिकाल का जो समय है वो क्या है, तो वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आइए आगे चलते हैं। यानी अगर ईस्वी में पूछ ले तो साहब ये है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अब मुझे बताओ आप, 2 प्रश्न यहीं क्लियर हो जाते हैं, चाहे विक्रम संवत में पूछे चाहे ईस्वी, और पूछते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं कि नहीं पूछते हैं।
फिर देखिए नोट्स कितने क्रमबद्ध हैं, एक सीखना चाहिए कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। आपको लगता होगा मैंने एक बार में बना लिए किसी चीज से देख के या किसी के कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैंने किताबों को लिया है, एक किताब का पैटर्न चुना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नोट्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो चीजें आप इन नोट्स को देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी मेरे जो आदरणीय गुरु हैं उनसे सीखे थे कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। और यही है कि हर चीज को कवर करते हुए चला है ताकि कोई मतलब पीछे चीज छूट ना जाए। रीति शब्द से तात्पर्य है काव्यांग निरूपण। छोटा सा प्रश्न है, पेपर में आ गया साहब, रीति शब्द से क्या तात्पर्य है? सर्वांग निरूपक, काव्यांग निरूपक, अलंकार विषय ग्रंथ, नायिका प्रधान विषय, इस प्रकार से मान लो ऑप्शन देते तो इसका होता है काव्य के अंगों का निरूपण करना, विवेचन करना। अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य के अंगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं वो रीति ग्रंथ या फिर लक्षण ग्रंथ कहे जाते हैं। तो एक बात और समझ में आती है कि रीति ग्रंथों को ही लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो इसका मतलब यह भी हो सकता है क्या कि रीति काल को लक्षण काल कहा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन किसी विद्वान ने कहा नहीं है, तो हम इतने बड़े विद्वान हुए नहीं है। वामन ने सबसे पहले रीति शब्द की परिभाषा दी थी, रीतिरात्मा काव्य, रीतिरात्मा काव्य, कि रीति काव्य की आत्मा है। अगर किसी काव्य में रीति नहीं है तो इसका मतलब वो काव्य काव्य नहीं है। कुछ विद्वान इसको आम जनता का न मानकर दरबारी संस्कृति का काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? दरबारी संस्कृति का काव्य मानते हैं कि भाई ये आम, ये जो है ना आम जनता का काव्य, ये आम जनता का काव्य का नहीं था। और ये इसका सबसे बड़ा दोष था कि इन्होंने ऐसा काव्य लिखा जो काव्य आम जनता का था ही नहीं। आम जनता की समस्याएं, दुख दर्द, पीड़ाएं, नैतिकता, धर्म, उसको छेड़ा ही नहीं इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ दरबार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का जो इनका प्रयास था वही काव्य बनकर रह गया। तो ये दरबारी संस्कृति का काव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। अतः रीति की प्रधानता के कारण इसका नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया। अब आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी और आपने कहा हाँ बहुत सरल है, सिंपल सी बात है। अब उसने एग्जामिनर ने इसी लाइन से प्रश्न उठाया। कैसे उठाया मैं बताता हूं कि 4 ऑप्शन दिए आपको और बोला निम्न में से किस काल का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर नहीं हुआ है। तो अब जिसने ढंग से पढ़ रखा है उसको तो दिमाग में ये बात आ गई कि भाई रीति काल नामकरण तो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। समझ के बाद भक्ति काल का नामकरण तो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर हुआ। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, उस पेपर तो सरल ही आता है, हमें समझ नहीं आता है। रोड़ा पंगा कहां है मैं बताता हूं। पेपर तो सरल ही आता है, औसत आता है, सरल आता है। कुछ क्वेश्चन 5-7 तो हाबू आते ही हैं। वो हाबू तो डराने के लिए होते हैं, बाकी वो सिलेक्शन के लिए नहीं होते हैं। तो 5-10 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी पेपर औसत हिसाब से आता है। ठीक है ना? तो आप ढंग से रिलैक्स होकर पढ़ें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग नोट्स, अगर जिनके पास नोट्स है वो तो देख रहे हैं कि हाँ सर की ये लाइन लिखी हुई है और मेरे से पहले भी उन्होंने पढ़ लिया होगा, मैं भी ये भी जानता हूं। अब आप क्या करो, जितना मैं आज पढ़ाऊं उतना बाद में देखो कि सोचो, देखो आप एक मान के चलिए 2 लाख कैंडिडेट में आपको अगर 1500 में स्थान बनाना है ना, मान लो 1500 सीटें होती है, 2-2.5 लाख 3 लाख फॉर्म भरे जाए, 1500 में स्थान बनाना, तो आपको कुछ हटकर चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुछ हटकर पढ़ना पड़ेगा। हटकर ये भी एक तरीका है कि आपने क्या किया, मैंने पढ़ा दिया, अब आपने क्लास खत्म हो गई, उसके बाद बैठे हैं, मोबाइल से तो दूरी बनाएं, बहुत कम यूज करें, जितना जरूरत है उतना यूज करें आप लोग। अब सोचिए कि सर ने सबसे पहले क्या बताया था। सबसे पहले सर ने बताया था कि आचार्य शुक्ल ने जो है रीतिकाल का नामकरण किया, संवत में बताया था, ईस्वी में बताया था। फिर रीति के शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण बताया था। फिर उसके बाद में उन्होंने रीति काल की जो ग्रंथ है उनकी परिभाषा बताई थी कि उनको लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य के अंगों का निरूपण किया गया या लक्षण बताए गए हैं वो। ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वान जो हैं उसे प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर मतलब इसे लोक प्रधान न मानकर, यानी आम जनता का न मानकर दरबारी मानते हैं, ये बताया था। अब आप जैसे यहां ये भूल गए कि उसके बाद सर ने एक लाइन तो बताई थी, क्या लाइन थी, नोट्स खोले देखें, अच्छा मैं ये भूल गया था, फिर वापस शुरुआत से चले धीरे धीरे। मैं कहता हूं 3 से 4 बार जब आप, मतलब अगले दिन मेरी क्लास जब तक नहीं होती है तब तक आप ये 5-6 बार ये रिवीजन करोगे ना, वो सारा का सारा यहां स्टोर हो जाएगा। स्टोर, यही सबसे बड़ी बात है।
और आपका मतलब विज्ञप्ति से पहले एक बार बढ़िया कोर्स होता रहेगा, और एक ही टीचर कि आपको जो समझाने की टेक्निक सेट बैठ के माइंड में कहा, इन सर के समझाने से, मैं ये नहीं कहता मेरा, इन सर के समझाने से मुझे अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है, आपने उन्हीं को फॉलो कर लिया, हुआ क्या, बार बार उन्हीं को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मैंने जो पहली बार 100% बताया आपने 30% ग्रहण किया, दूसरी बार आपने वीडियो वापस देखा या नोट्स वापस देखे, 50% आए, 70% आए, 80% में सिलेक्शन है। तो ये तरीका अपनाएं। प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, अतः रीति की प्रधानता के कारण से रीति का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया। रीति से तात्पर्य क्या होता है? रीति से तात्पर्य है पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण। ये बात यहां आ गई कि पद्धति शैली में काव्य के अंगों का निरूपण करना। अब बात आती है नामकरण की। तो आप देखोगे कोई सी भी एक किताब के अंदर रीतिकाल का जो नामकरण है वो मात्र मतलब किसी में 4 बार किया हुआ है, किसी में 3 बार किया हुआ है, ये इतना ही देखोगे। लेकिन देख लीजिए अब मैंने यहां पर कितना कुछ जो है वो कर रखा है। नामकरण और विद्वान आप देखें, गया नहीं हूं, टेंशन मत लो। हां, अब देखिए नामकरण और विद्वान। सबसे पहले रीतिकाल को अलंकृत काल, केवल और केवल अलंकारों को ही जो है थोपा गया था चमत्कार प्रदर्शन के लिए। तो अलंकृत काल कहने वाले थे मिश्र बंधु और चतुर्सेन शास्त्री। इन दोनों ने इसको कहा था। क्या कहा था? मिश्र बंधु और चतुर्सेन शास्त्री। रीतिकाल ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और साथ में आप एक नाम और लगा सकते हो, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इन दोनों ने क्या कहा था? इसको रीतिकाल कहकर पुकारा था। ठीक है। उसके बाद श्रृंगार काल कहा था। देखो, विश्व का श्रृंगार करोगे तो तुम्हारा श्रृंगार अपने आप होगा, क्योंकि विश्व का करोगे तो तुम भी विश्व में ही शामिल हो। तो विश्व का श्रृंगार करने पर वसुदेव कुटुंबकम, विश्व का श्रृंगार किया। कला काल बोलने वाले कौन थे? रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा। 2 हैं, लेकिन एक नाम और है जिनका नाम है भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र। मैं उस हिसाब से आपको तैयारी करवा रहा हूं कि एग्जामिनर कठिन से कठिन पेपर बना ले और सरल से सरल पेपर बना ले। हम नहीं छोड़ेंगे इस बार हम सीट नहीं छोड़ेंगे। दैट्स इट। इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र ने कलाकाल कहा था। देखिए, कलाकाल कहा रमाशंकर ने, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ ने, ठीक है। रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल रामचंद्र है, श्रृंगार काल विश्वनाथ है। और रीति श्रृंगार की बात आई तो भगीरथ मिश्र आ जाते हैं। तो सर, भगीरथ मिश्र ने कला काल भी कहकर संबोधित किया है, भगीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल भी कहकर संबोधित किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ किताबें ये जो है, कुछ किताबें अलग से लिखती है और कुछ किताबें भगीरथ मिश्र के बारे में कलाकार। अब मेरे पास भगीरथ मिश्र की किताब नहीं है कि मैं पर्टिकुलर उस किताब के अंदर देखूं, लेकिन अपने पास ये भी प्रमाण है अपने पास। अच्छा, तो क्या सर एक व्यक्ति 2 बार 2 काल कह सकता है? भाई इस काल को ये भी कहा बिल्कुल कहा जा सकता है। कईयों ने ऐसे बोल रखा है कि भाई इस काल को इस आधार पे ये कह सकते हैं, इस आधार पे ये कह सकते हैं। तो भक्ति काल को भक्ति काल भी कहा है और स्वर्ण काल भी कहा है। तो कहने को कहा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपकर्ष काल, गणपति चंद्रगुप्त जो है, अगर गणपति की पूजा नहीं करोगे तो अपकर्ष तो होगा ही होगा, यानी भक्ति की ओर नहीं जाओगे तो अपकर्ष होगा। रीतिकाल पतन की ओर जाने वाला काल था। शास्त्रीय काल जो था वो राम प्रसाद मिश्र था। क्या था? राम प्रसाद मिश्र। शास्त्रीय काल जो है वो राम प्रसाद मिश्र का है। राम प्रसाद मिश्र की जगह आप लोग तो सेट कर लो राम प्रसाद शास्त्र, राम प्रसाद शास्त्र। अंधकार का काल कहने वाले थे त्रिलोचन। अंधकार काल जो कहने वाले थे त्रिलोचन, ठीक है ना, अंधकार त्रिलोचन। लालित्य युग कहने वाले थे सूर्यकांत शास्त्री। क्या कहने वाले थे? लालित्य, ललित कलाओं का काल। लालित्य युग मतलब ललित सुंदर सुंदर कलाओं का काल, लालित्य युग सूर्यकांत शास्त्री। और रामधारी सिंह दिनकर ने इसको कहा है शरीर काल, केवल शरीर की शोभा बढ़ाता है, मन का इससे लेना देना ही नहीं था। शरीर काल कहा है दिनकर ने।
अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। रीति काल किसने कहा? शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कला काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अपकर्ष काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। शरीर काल किसने कहा? दिनकर ने कहा। शास्त्रीय काल किसने कहा? राम प्रसाद शास्त्र ने कहा। अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने कहा। जबकि लालित्य युग जो किसने कहा? सूर्यकांत शास्त्री। ये प्रश्न भी शायद लालित्य युग सूर्यकांत शास्त्री मैंने कई बार पेपर में दिया था, तब स्टूडेंट गलत करते थे, फिर मैंने नोट्स में भी इसको ऐड कर दिया। तो अगर रीतिकाल का आपसे नाम पूछा गया तो इससे बाहर आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे बात करते हैं। थ्योरी की रीतिकाल का उदय आखिर क्यों हुआ? रीतिकाल का उदय आखिर क्यों हुआ? तो देखिए, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय। आश्रयदाता ऐसा चाहते थे कि ऐसा काव्य लिखा जाए जो हमें पसंद हो, जो हमारा मन आह्लादित करे, हमारा मन प्रसन्न करे। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आदिकाल रीतिकाल का उदय हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि अरे नहीं, बल्कि रीतिकाल का उदय इसलिए होता है क्योंकि जैसे केशव भी जो थे वो कहीं ना कहीं जो उद्भट वाली परंपरा से आते हैं और काफी संस्कृत के विद्वानों का उन्होंने अध्ययन भी किया था, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य से उन्होंने प्रेरणा ली थी और उसी प्रभाव के कारण रीति काव्य रचा गया था। मतलब कुल मिला के यूं समझो, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। एचपीडी कहते हैं संस्कृत साहित्य से प्रेरणा लेकी और फिर प्रेरणा लेकर जो है रीतिकाल का उदय होता है। जो ग्रंथ लिखे गए वो रीतिकाल के ग्रंथ कहलाए। नगेंद्र कहते हैं दरबारी संस्कृति के कारण उस समय के कवि हताश व निराश थे। उस समय के कवि हताश और निराश थे और अपनी निराशा को दूर करने के लिए ऐसा मन को प्रसन्न होने वाली रचनाएं लिखने लग गए। दरबारी संस्कृति के कारण जो कवि थे वो निराश थे, हताश थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण लिखे, नायिकाओं पे लिखा और खुद जो है अपने मन को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे। तो तीन विद्वान और तीन तरह की, और आप जानते भी हैं अपनी जो किताब जो आ रही है हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन नाम से, उस किताब में इन तीन विद्वानों को ही हमने जो है चुना है। इन तीन विद्वानों की जो मान्यताएं हैं उनको लेने का प्रयास किया है। और इस पेज से आप ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि हम पीछे जो है उन किताबों का कितना अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। रीतिकाल के पतन के कारण आप नोटिस कर लेना, फिर से देख लीजिए क्रमबद्धता, नोट्स की क्रमबद्धता देखें। रीतिकाल के पतन के कारण, उदय के कारण हो गए, अब आइए पतन के कारण। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, यह आपको कहां देखने को मिलती है? भक्ति काल में तो लोक मंगल की भावना थी, लेकिन यहां पर लोक मंगल की भावना का क्या हो गया? अभाव हो गया, ठीक है। और चमत्कार की अतिशयता, क्या हो गया? चमत्कार की अतिशयता हो गई, है ना। अत्यधिक श्रृंगारिकता, और श्रृंगारिकता तो अपने चरम पर थी, श्रृंगारिकता तो अपने चरम पर देखने को मिलती है। ये इसके पतन के सबसे बड़े कारण थे, बिल्कुल, है ना। और मैंने कहा था सबसे मेन कारण यह है, लोक मंगल की भावना का अभाव था। अब आइए रीतिकाल के साहित्य की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। जैसे इस काल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। बिल्कुल, पहले काव्य का लक्षण लिख दिया गया और फिर उदाहरण में जो उस लक्षण का उदाहरण दिया, उस उदाहरण में नायिका के माध्यम से उदाहरण दिए, नायिका के श्रृंगार के माध्यम से उदाहरण देने का प्रयास किया। तो लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। सब कवियों में कवि व आचार्य बनने की होड़ लग गई थी कि मैं उससे श्रेष्ठ लिखूं, मैं उससे श्रेष्ठ लिखूं। यह होड़ ही सबसे ज्यादा खराब कर रही थी। श्रृंगारिकता, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि श्रृंगारिकता, जो अत्यधिक श्रृंगारिकता देखने को मिलती है, श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है। मतलब रीति, अगर रीति काल में से श्रृंगारिकता निकाल लें तो रीति काल ही नष्ट हो जाएगा, है ना। रीति काव्य तो रीति कवियों का प्राण है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। नायिका भेद निरूपण, बिल्कुल, नायिका भेद निरूपण, नायिका के अलग अलग भेद बताए गए हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग लक्षणों के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का वर्णन जो है, मतलब एक अलग और एक विचित्र रूप से श्रृंगार वर्णन जो है वो रीतिकाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भक्ति और वैराग्य की भावना जो है वो कुछ कवियों में मिलती है। सभी भक्ति, जो भक्ति क्या कहते हैं, भक्ति की धारा से प्रभावित नहीं थे,
कुछ कवियों में भक्ति अभी तक भी जागृत थी। क्यों थी? क्योंकि भक्ति चल रही थी और यहां से रीतिकाल लिखना स्टार्ट हो गया था, यहां प्योर रीति आ गई। तो अभी तक तो ये स्टार्टिंग है। कुछ कवियों में आपको पता है, जिन कवियों का जन्म यहाँ हुआ, मतलब जन्म यहाँ हुआ, यहां से लिखना प्रारंभ किया, तो वो अभी तक कुछ दिन तक तो लिखेंगे ना भक्ति और रीति। तो भक्ति व वैराग्य की भावना भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी कुछ कवियों में। जैसे कि भक्ति काल के अंदर अपने को विरुद्ध क्षत्रिय एक वीर गाथात्मक रचना मिलती है, वैसे ही यहाँ पर भक्ति व वैराग्य की भावना मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट है। कला, अभी नगेंद्र ने कहा भी था कि श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है, यानी श्रृंगारिकता मतलब कला पक्ष की प्रधानता है और भाव पक्ष की ओर उनका ध्यान नहीं गया, ये इनकी कमी है। वीर रस की कविता भी बिल्कुल आप जानते भी हैं। भूषण एक इसी प्रकार के कवि हैं, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं भूषण। तो भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी थी। जहां श्रृंगारिकता अपने चरम पर थी, वहां पर वीर रस में कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कोमल कांत ब्रज भाषा का प्रयोग, कोमल कांत ब्रज भाषा की शब्दावली, एकदम कोमल, मतलब ब्रज के शब्दों का ऐसा मतलब क्लिष्ट प्रयोग नहीं था और साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग किया। रस के अनुकूल छंदों का प्रयोग, परंतु दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग आप देख सकते हैं। बिहारी सबसे बड़ा दोहे का। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। वो उद्दीपन रूप समझ गए आप, नायक और नायिका, उद्दीपन रूप का चित्रण है, ठीक है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये एक ऐसी विशेषता है। तुलनात्मक अध्ययन जब भी करते हो ना, तो याद रखना आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आपसे मान लो प्रश्न पूछ लिया गया कि रीतिकाल की कौन सी विशेषता जो है उसे आदिकाल से जोड़ती है, ये है वो विशेषता जो रीतिकाल को आदिकाल से जोड़ती है। आदिकाल में भी ऐसा ही था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी, और यहां पर भी रीतिकाल में भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा देखने को मिलती है, ठीक है। मुक्तक शैली, ज्यादातर ग्रंथ जो थे वो मुक्तक शैली में ही लिखे गए, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रबंधात्मक काव्य भी लिखे गए जी। इस काल में श्रृंगार रस जो भी लिखा गया वो सवैया छंद में, और वीर रस जो लिखा गया वो कवित छंद में लिखा गया। वीर रस जो कवित छंद में, श्रृंगार जो है सवैया। अब उम्मीद करता हूं आपको सरल तरीके से समझ आ रहा होगा। देखो कई बार ऐसा होता है, साहित्य टफ है टफ है टफ है, जब हम एकदम सरल तरीके से समझाते हैं तब कई बार दिमाग में ऐसे आपके में से कईयों के आ रही होगी कि यार ये पर्याप्त थोड़ी, इतना ही थोड़ी आएगा। दिमाग में क्या आता है, इतना ही थोड़ी आएगा पेपर में, इतना से पार पड़ जाएगी क्या? तुम लोगों को लग रहा है इतना ही है, ये मान के चलें। जो पूरा अभी तक तो तुम्हें लग रहा है, आधुनिक काल जिस दिन शुरू होगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पीछे वाला सारा भूल रहे हैं, अभी तक भूल रहे हैं, ऐसा तो लगना ही प्रारंभ नहीं हुआ है। आधुनिक काल इधर शुरू हुआ, उधर रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल साफ शुरू होने स्टार्ट होंगे। इसीलिए मैं साहित्य की प्रश्नोत्तर स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि इस वीक में मैं जो है रीतिकाल कंप्लीट करवा दूंगा, और आधुनिक काल जब शुरू होगा तो इधर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के टेस्ट चलते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है रिवीजन करते रहो, वरना आप लोगों की सफाई सारी हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक गार्जियन की तरह सोच रहा हूं, आप टेंशन मत लो। और व्याकरण की प्रश्नोत्तरी भी जो है वो सोमवार से या मंगलवार से या शनिवार से देखते हैं कब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले रीति की जो परिभाषा दी थी वामन ने दी थी, ऋतरात्मक काव्य, इनका ग्रंथ जो था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है ना। हिंदी साहित्य में रीति काल के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो सबसे पहले देखिए, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि, जबकि केशव दास को मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास। नगेंद्र के अनुसार, इन दोनों के अनुसार जो है वो कौन है? केशव दास है। तो फिर सर अब हम क्या करें? हाँ, एक और बताता हूं, और तीसरे बता देता हूं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, हाँ मिश्र, ये किसको मानते हैं? ये कृपाराम जी को मानते हैं। ये कृपाराम जी को मानते हैं कि कृपाराम जी से ही रीति काल की शुरुआत होती है, रीति को प्रवर्तक माना जाता है। अब इनको मानने के पीछे विवाद क्या है कि रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से नगेंद्र श्याम सुंदर दास के रूप से केशव दास को माना जाता है। इसके पीछे में विवाद क्या है? तो इसके पीछे में विवाद का सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं, वो ये है
कि आप जानते हैं कि केशव के जीवन पे 555 का खतरा है। मतलब केशव का जन्म 1555 में हुआ था, 1617 में निधन हुआ था, ये इसका जन्म काल है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने याद बता दिया। केशव के जीवन पे 555 का खतरा है, 555 का खतरा है, ठीक है। और वहीं आप जब चिंतामणि के जन्म की बात करोगे तब चिंतामणि का जन्म जो है वो माना जाता है लगभग पूरी चिंता की थी, है ना। तो चिंतामणि का जन्म जो है 1600 ईस्वी में हुआ था, पूरी चिंता की थी। कब की थी? पूरी चिंता की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो केशव 1555 में जन्मा है वो केशव पहले ग्रंथ लिखेगा, ये बात चिंतामणि ने बाद में लिखी। अब इनमें मतभेद इसलिए आता है कि मान लो केशव ने जो है यहां जो है रीतिकाल का ग्रंथ लिख दिया, उसके बाद 50 वर्षों तक कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा गया, रीति पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। इसीलिए केशव की गणना भक्ति काल में भी करते हैं मिश्र बंधु वगैरह, है ना। 50 उसके बाद जब चिंतामणि आता है और चिंतामणि जब वापस जो है कोई रीति पर ग्रंथ लिखता है तो उसके बाद तो रीति पर ग्रंथों की जो एक परिपाटी चल पड़ती है। तो उन्होंने कह दिया भाई रामचंद्र शुक्ल ने कि भाई चिंतामणि के बाद ही रीति काव्य लिखे गए थे, तो इसलिए जो है रीतिकाल का प्रारंभ अपने चिंतामणि से मानना चाहिए। तो इनके बीच में ये विवाद है, लेकिन सर्वमान्य रूप से केशव को माना जाता है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल की प्रथम रचना कौन सी है? अब देखो ये बात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसा ही नहीं कहते। हिंदी साहित्य में कृपाराम जी की जो हित तरंगिणी है वो है 1541 की रचना। और हित तरंगिणी जो हम पढ़ के आए थे 5 तरंग और 400 छंदों की रचना है। तरंगे कितनी है इसमें? 5 तरंग 400 छंद है। आप देख लीजिए, ये देखो 1500 क्या है सन 1541, इसका मतलब 5 तो इसमें क्या है तरंग है और 4 यानी 400 क्या है छंद है। तो ये 5 तरंग और 400 छंदों की रचना है रीतिकाव्य कृपाराम जी की। इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो कृपाराम जी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ बरवे नाई का भेद है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और ये देख लीजिए यहां रिवीजन होता चल रहा है। हिंदी की पहली सतसई कौन सी है? कितना सरल प्रश्न है, रहीम सतसई। जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, अरे वो तो बिहारी सतसई है, ले बिहारी सतसई, और वहीं गए 12 के भाव। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतिकालीन कवियों के बारे में किसने कहा है कि रीतिकालीन कवि जो है वो कविता के सौदागर थे? इस चीज को आप बताएं। देखें तो आप बताओगे साहब ये बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में प्रसिद्ध अंतिम कवि। देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, अब यहां पे लैंग्वेज का खेल है सारा। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले प्रसिद्ध अंतिम कवि पद्माकर। यहां लैंग्वेज क्या है? रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन है? भिखारी दास। वो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि हैं, ठीक है। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन है? भिखारी दास। क्या है? आचार्य, अंतिम आचार्य। आगे देखना, रीतिकाल में ब्रज भाषा श्रृंगारी, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों में परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विजदेव। ब्रज भाषा में श्रृंगारी, अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? वो हैं द्विजदेव। लैंग्वेज देखना सारी। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो, और ये कंफ्यूजन अगर हो रहे हो तो इसमें मेरे पढ़ाने के तरीके में कमी नहीं है, बल्कि आपको समझने में कमी है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी। रीतिकालीन साहित्य को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा गया है। अभी हम पढ़ के आए लालित्य युग, किसने कहा है? सूर्यकांत शास्त्री ने। रीतिकाल को गुंडेपन व सौदेपन की हरकत किसने कहा है? मार्कंडे वाजपेयी ने कहा है। क्या कहा है? अब ये कहीं कहीं अगर यहां गलती लगे तो मुझे बता देना, किसी के नोट्स में कुछ लिखा हुआ हो तो मुझे बता देना, है ना। कि सर आपको लग रहा है? हाँ मुझे महसूस हो रहा है। एक आध किताब में मैंने देखा था नगेंद्र लिखा हुआ था, लेकिन जहां तक ये गुंडेपन और सौदेपन की हरकत मार्कंडे वाजपेयी है। प्रधान रस श्रृंगार रस है
भाषा इसकी ब्रज है, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसको भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि कहा जाता है, यानी इसको जोड़ने वाला कवि कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों का अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर है, जबकि रीति काल का अंतिम आचार्य भिखारी दास है, ठीक है। भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं, सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। ये पिछले सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। रीति काल में ब्रज भाषा के श्रृंगारी, ब्रज भाषा का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव, द्विजदेव जो है अंतिम श्रृंगारी कवि में शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी साहित्य में रीति काव्य की प्रथम रचना क्या है 700, रीति काव्य की प्रथम रचना 713 ईस्वी पुष्य पुंड कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर मानी है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब सेंगर साहब तो और ही अलग चाल है, मतलब 713 ईस्वी में लिखित अलंकार रत्नाकर को ये रीति काव्य की प्रथम रचना मान। तो जब 713 में रीति काव्य शुरुआत कर रहे हो तो फिर आदिकाल भक्ति काल शुरुआत होगा कि नहीं होगा। अगला है रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रस विलास और मतीराम द्वारा रचित रस राज ग्रंथ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, याद करने का तरीका होता है, अभी जैसे आप बेरोजगारी में एक दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि आपको ऐसा लगता है सर आप फटाफट कोर्स करवा दो, वैकेंसी आने से पहले तैयार। मारवाड़ी में कहते हैं हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो आप निश्चित रूप से मतलब सारा याद करते चलोगे। मैंने कहा ना, एक तो 20 लीटर पानी एक दिन में पीना है और एक 2-2 लीटर करके आपको 10 दिन में पीना है। तो आप ध्यान रखें, ये गुण भी करेगा और साथ में ये आप इजी वे में पी भी जाओगे। ये न तो गुण करेगा और न आप पी पाओगे, दोनों चीजें। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आपका फायदा होगा। और उसी उतने को ही पढ़िए, ऐसा नहीं कि मैंने रीति काल पढ़ाया भाई मैं सर से ना 2 कदम आगे चल रही हूं, मैं मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं। तेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, किसी के हिसाब से आप पहले पढ़ चुके हो ना, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। एक बार मैं जैसे कह रहा हूं पढ़ लो, पढ़ो वैसे हमने पढ़ा जैसे, बस मैं तो हमने में हम वो जो सेलेक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है, वैसे पढ़ लीजिए, फायदा होगा। चलिए, हाँ, तो ये क्या है विशेष देखते हैं। ये विशेष ये है कि रीति काल का प्रारंभ तो चिंतामणि से मानते हो आप, चिंतामणि ने जो रसविलास लिखा था वहां से मानते हो, और या फिर मतीराम ने एक रसराज ग्रंथ लिखा था, मतीराम, ये भी रीति काल का प्रारंभिक ग्रंथ है, हालांकि इनका रचना काल 1633 ईस्वी है। तो रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि के रसविलास मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ से माना जाता है, ठीक है। और इसके यानी प्रथम कवि ये हो गए चिंतामणि, यही हुआ ना। फिर ये देखो, अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कैसे माना था, सर्वमान्य मत तो वो है, रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि के रस विलास से ही माना जाता है। हालांकि उन्होंने रीति का मतलब प्रवर्तक कहा जाता है, यानी रीति परक ग्रंथ लिखने की शुरुआत तो उन्होंने कर दी थी, ठीक है, लेकिन रीति काल का प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो रस विलास और रस राज को ही माना जाता है। तो आपको ये चीज याद रख। और अंतिम कवि यानी रीति काल के अंतिम कवि ग्वाल कवि हैं, जिन्होंने रसरंग लिखी थी। अब सोच के देखिए, अब सोच के देखना, क्या सोच के देखोगे बताता हूं आपको। प्रसिद्ध अंतिम कवि, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि पद्माकर, अंतिम आचार्य भिखारीदास, ब्रज भाषा में श्रृंगारी अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव, और अंतिम रीति काल के अंतिम कवि ग्वाल कवि। तो 3-4 चीजें हो जाती है। आप देखिए, पद्माकर कौन है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाला, ठीक है। अंतिम आचार्य, आचार्य कौन है, भिखारीदास, जिसने श्रृंगार निर्णय काव्य निर्णय लिखा था, ठीक है। उसके बाद है अंतिम श्रृंगारी कवि, अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, तो आपके आएगा साहब द्विजदेव, क्या आएगा, द्विजदेव। और अंतिम रीति काल का अंतिम कवि कौन है, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, ग्वाल कवि, जिन्होंने रसरंग लिखी थी। तो ये 4 अंतिम ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अंतिम है। लैंग्वेज का सारा खेल है, लैंग्वेज समझ में आती नहीं है और गड़बड़ बहुत जल्दी हो जाती है। बस इस गड़बड़ से बचने के लिए आप जरूर ध्यान रखें कि हमें कैसे पढ़ना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो आप ये लीजिए, आज की क्लास जो है थोड़ी शुरुआती क्लास है रीति काल की,
कल हम पढ़ेंगे केशवदास वगैरह के बारे में, जो कवि हैं उन कवियों का लेखन पढ़ेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया क्लासेस में फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सेट भी हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपके अच्छे स्कोर बन रहा होगा, क्लियर हो जाए। लेकिन 20 जून वाली नेट तो आपको मतलब यकीन माने आप कंटिन्यू चलें, मैं आपको नेट एलिजिबल करने के तरीके बताऊंगा और बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग मेरे विश्वास टेंशन मत लीजिए, सेट के पेपर भी 13 अपलोड हो गए थे इस बार। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का बहुत जल्दी सिलेबस दे रहा हूं, और नेट 20 जून वाली नेट का जो सिलेबस है वो अब दोबारा अपलोड कर रहा हूं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखी है वो शेड्यूल हटाकर एक नया शेड्यूल दूंगा, और वो टेस्ट है उन्हें और अपडेट करेंगे, तो आप सबको जल्दी नए शेड्यूल मिलेंगे। आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज परचेज करें और बढ़िया तरीके से नोट्स फटाफट प्रिंट आउट निकालें। आगे कुछ नोट्स में आपको हैंड रिटन दूंगा, जो हिंदी पॉइंट पर ही दूंगा स्पेशल चीजें, तो वो नोट्स उनके क्या प्रिंट आउट मत निकलवाना, उनको तो क्या करना, एक एक पेज के, मान लो मैंने कुछ अच्छी चीजें मिली, मैंने नोट कर ली, वो मैं फोटो अपलोड कर दूंगा, आप उनको अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलना, ठीक है। समझदार बनिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखो काम तो मजदूर होता है ना, वो दिन में सबसे ज्यादा काम करता है, गधा सबसे ज्यादा काम करता है, समझ रहे हो ना बात, 8-8, 9-9 घंटे काम करता है। लेकिन भाई आप सोचिए, इंसानों की बात करते हैं, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है दिन में, लेकिन दिहाड़ी उसको 500-700 इतने रुपए मिलती है। और एक बिजनेसमैन जो होता है वो दिमाग से काम करता है, वो काम करवाना जानता है। तो आप ऐसा मतलब मैनेजमेंट बिठाएं कि आपको मेहनत कम करनी पड़े और बढ़िया तरीके से आप याद इजी वे में कर पाओ, वो तो है बेस्ट तरीका। और नोट्स बनाओगे, क्यों अपनी बहनों की क्या आदत होती है, लाल पेन हेडिंग डाली, ब्लैक पेन अंडरलाइन करी, लाल पेन बिल्लू हरो चच्चर तरह पेन ले राखी और फिर पढ़ने बैठी। अरे अपन नोट्स हमेशा वास्ते सजार कौन राखना, अपन बढ़िया बिल्लू पेन नोट्स लिखो, बिल्लू बिल्लू मारवाड़ी बिल्लू ही किया करे, ठीक है। तो नीले पेन से आप नोट्स बनाओ और हाईलाइटर रखो, वो जो चमकीला हाईलाइटर आता है येलो येलो सा, वो हाईलाइट करो फटाफट, बस याद करो, ज्यादा से ज्यादा समझा मैं दूंगा। आगे जब रिवीजन क्लासेस आएगी ना इनकी साहित्य की, तब मैं आपको और तरीके से पूरा एक एक क्लास में पूरा समझा दूंगा, आप बस याद कर लो। मैं जैसे ही बोलूँ रसरंग किसकी है, बोला ग्वाल कवि की, मैं बोला अंतिम श्रृंगारी कवि, बोला द्विजदेव है, बोला अंतिम रीतिकालीन कवि, बोला अपने ग्वाल कवि हैं, और रीतिकाल का जो प्रारंभ जो शुरुआत है वो किस ग्रंथ से मानी जाती है, बोले चिंतामणि के ग्रंथ से मानी जाती है। कौन सा रसराज है, तो रसरंग किसका है, ठीक है ना। इस तरह रसविलास किसका है, सॉरी रसविलास किसका, तो हर चीज याद रहनी चाहिए, समझ के बात आप। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अपने केशवदास के साथ।